एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं फैंग को जो कि कमांडर जिया के साथ चलता हुआ जा रहा था। तभी अचानक से फैंग कहता है यहाँ पर मौजूद लोगों में से कोई भी नहीं जानता कि उनके पास कितना बड़ा डिजास्टर आ रहा है। ये सब लोग तो यही सोच रहे हैं कि कल का सूरज भी बिल्कुल इसी तरह राइज होगा जैसा कि हमेशा की तरह होता है। अभी फैंग ये बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक से कमांडर लाओली आगे बढ़ते हुए कहते हैं 5 ग्रेट कंट्रीज ने सीक्रेटली ह्यूमन हेरिटेज प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि वो सब लोग इस वार और उस गोल्डन होर्न बहमूद को लेकर काफी ज्यादा मायूसी का शिकार हैं और साथ ही साथ वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशानी में भी हैं। कमांडर लाओली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग हैरान हो जाता है और चलते चलते वहीं पर रुक जाता है और कहता है ह्यूमन हेरिटेज प्रोजेक्ट। फैंग को इस तरह से हैरान होते हुए देखकर कमांडर लाओली भी वहीं पर रुक जाते हैं और फैंग को ह्यूमन हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगते हैं। कमांडर बताते हैं कि इस ह्यूमन हेरिटेज प्रोजेक्ट में कंट्री में मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसमें फूड सप्लाईज का ख्याल रखा जाएगा और साथ ही साथ शेल्टर्स बिल्ड किए जाएंगे जिसमें इंसानों को सेव किया जाएगा ताकि वो सब लोग जिंदा रहें और मॉन्स्टर से बचे रहें। और इन शेल्टर्स के साथ साथ स्पेसशिप्स को भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ और भी बहुत कुछ, ताकि ये सभी 5 ग्रेट कंट्रीज के लीडर्स इस बात को इंश्योर कर सके कि हम ह्यूमन इन मॉन्स्टर्स के अटैक के बाद भी जिंदा रह सकें और जब इन मॉन्स्टर्स का खतरा टल जाए तो हम इंसान तब भी जिंदा रहें, कहीं विलुप्त ना हो जाएं। कमांडर लाओली की ये बात सुनते हुए हम देखते हैं कि लुओ फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और उसे दबाते हुए कहता है मैं इंसानियत के फ्यूचर को डिसअपीयर होने नहीं दूंगा। फैंग की बात सुनकर कमांडर लाओली कहते हैं ह्यूमन हेरिटेज प्रोजेक्ट ऐसा ही है। ये पहली बार नहीं है कि ये ह्यूमन हेरिटेज प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है, मैंने भी इसे पहले एक बार एक्सपीरियंस किया हुआ है। कमांडर लाओली की ये बात सुनकर फैंग हैरान हो जाता है और कहता है लास्ट टाइम निर्वाणा एरा के दौरान। फैंग के ये कहते साथ ही यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हमें निर्वाणा एरा के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर लाओली फैंग को बताता है तुम इस निर्वाणा एरा के टाइम से नहीं गुजरे हो, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम कि ये जिंदगी और मौत का स्ट्रगल कितना ज्यादा मुश्किल होता है, तो शायद इसलिए तुम मेरी जनरेशन की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और ये कहते साथ ही कमांडर लाओली फैंग को अपने पास्ट के बारे में बताने लगते हैं कि जब RR वायरस फैला था तो तब मैं सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था, तब मेरी एज तकरीबन 10 साल होगी। यहाँ पर कमांडर लाओली फैंग को अपने पास्ट के बारे में बता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हमें वीडियो में कमांडर लाओली के सारे पास्ट का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कमांडर लाओली तो वाकई में ही काफी छोटे से बच्चे थे और वो इस टाइम हॉस्पिटल में अपनी मदर के पास थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी मदर को RR वायरस ने इन्फेक्टेड कर दिया था। कमांडर लाओली यहाँ पर बैकग्राउंड में हमें बताते हैं कि जब RR वायरस फैलना शुरू हुआ तो ये एक बहुत ही लंबे और डरावने ख्वाब की तरह था जो कि RR वायरस की वजह से स्टार्ट हो चुका था। मेरी मॉम को भी ये वायरस हो गया लेकिन उनका इलाज नहीं किया जा सकता था। हालांकि मेरे फादर भी उस टाइम एक मिलिट्री ऑफिसर थे और उन्होंने बहुत कोशिश की मेरी मदर को बचाने की, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए, तो इसलिए मेरी मदर ने दर्दनाक दर्द के साथ मेडिकल इस्तेमाल करने की तजवीज़ पेश की और उन्होंने कहा कि अगर इस वायरस को इस तरह से ठीक नहीं किया जा सकता तो मैं इस प्रोसेस से गुजरने के लिए भी तैयार हूँ। मेरी मदर की ये बात सुनकर मेरे फादर बहुत ही ज्यादा निराश हो गए, इवन के उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे और वो वहाँ पर काफी ज्यादा रो भी रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरी मदर इस दर्दनाक पेन से गुजरे, क्योंकि वो मेरी मदर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और वो उन्हें इस हालत में नहीं देख सकते थे, लेकिन मेरी मदर ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने मेरे फादर को उन पेपर्स पर साइन करने के लिए कहा, जिस वजह से मेरे फादर ने अपनी आंखों में आंसू लिए मेरी मदर के डिसीजन की रिस्पेक्ट की और उनकी बात मान ली। लेकिन उस दौरान उन पेपर्स पर साइन करते हुए भी मेरे फादर के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेरी मदर के लिए उन्होंने ये किया। पर क्योंकि मैं उस टाइम छोटा बच्चा था इसलिए मैं ये नहीं समझ पाया कि फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस वजह से मैंने उन्हें मेरी मदर को अकेला छोड़ने पर बहुत ही ज्यादा हेट किया और इस वजह से मैं वाकई ही उनसे काफी नफरत भी करता था कि उन्होंने इतने मुश्किल टाइम में मेरी मदर को अकेला छोड़ दिया। मेरी मदर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद फादर मुझे अपने साथ घर ले आए, लेकिन मैं वहाँ पर भी अपनी मदर को छोड़ना नहीं चाहता था और उनके साथ ही रहना चाहता था, पर फादर मुझे फोर्सफुली अपने साथ ले आए, जिसके बाद मैंने कभी भी उनके साथ अच्छे से बात नहीं की, इवन मैंने उनसे बात ही नहीं की और अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया था। पर उस टाइम मॉन्स्टर्स की बहुत सारी वेव्स सिटी पर अटैक कर रही थी, जिसकी वजह से मेरे फादर को मुझे अकेले छोड़कर मिलिट्री बेस पर जाना पड़ा और मैं उस टाइम अपने घर पर अकेला ही रहता था। फादर मुझे मिलिट्री पर ड्यूटी करते दौरान भी फोन कॉल्स और मैसेजेस करते थे, लेकिन मैं उनके किसी भी फोन कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देता था।
क्योंकि मैं उनसे मॉम को अकेला छोड़ने की वजह से नफरत करता था और मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहता था। और ऐसा करते करते काफ़ी टाइम बीत गया। फिर एक ऐसा टाइम आया जब मॉन्स्टर्स ने हमारी सिटी पर अटैक कर दिया, क्योंकि वो सब मिलिट्री वाले मिलकर भी उन मॉन्स्टर्स की वेव को नहीं रोक पा रहे थे, जिसकी वजह से फादर मिलिट्री को छोड़कर मेरे पास घर आ गए और वहां पर आकर मुझसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मैं तब भी उनसे नहीं मिला और वो मुझे अकेले ही सोते हुए छोड़कर चले गए। और नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो तब हमारे घर के आसपास बहुत सारी फायरिंग हो रही थी। जब मैंने बाहर विंडो के पास जाकर देखा तो हमारे शहर पर भी मॉन्स्टर्स का अटैक हो गया था। तभी जब मैंने अपने रूम में देखा तो वहां पर फादर की कैप और एक टोकन पड़ा हुआ था, जिससे मुझे ये मालूम हो गया कि फादर रात को यहाँ पर आए थे। अभी मैं फादर के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक से किसी ने मेरे घर के डोर को नॉक किया। जब मैंने जाकर दरवाजा ओपन किया तो मैंने देखा कि एक मिलिट्री का सोल्जर मुझे वहां पर लेने के लिए आया था। मैं अपने फादर की कैप और उस टोकन को लेकर उस मिलिट्री के ऑफिसर के साथ चला गया। और जब मैं वहां पर गया तो तब मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर तो सभी लोगों को अंडरग्राउंड शेल्टर्स में भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटे कमांडर लाओली उस मिलिट्री ऑफिसर के साथ शेल्टर्स की तरफ जा रहे थे। तभी हमें वहाँ पर उस टाइम की एक न्यूज दिखाई जाती है, जिसमें वो न्यूज रिपोर्टर बता रहा होता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा तादाद में अपीयर हुए हैं और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है, जिस वजह से मिलिट्री वाले इन सब को रोक नहीं पा रहे और ये मॉन्स्टर बढ़ते बढ़ते ओल्ड टाउन सिटी में आ गए हैं। अब क्योंकि बीस्ट वेव करीब आ रही है तो इसलिए मिलिट्री ने न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का फैसला किया है और रेडिएशन के खतरे से बचने के लिए यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में से जितने ज्यादा हो सके उन सभी लोगों को अंडरग्राउंड शेल्टर्स में ले जाया जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर लाओली भी अंडरग्राउंड शेल्टर्स में जाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। अब यहाँ पर कमांडर लाओली को आगे बुलाया जाता है, जो सुनकर कमांडर लाओली वहाँ पर चले जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद मिलिट्री के लोग कमांडर लाओली और उनके साथ मौजूद लोगों को अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने वाली लिफ्ट में भेज दिया जाता है। अब इसके बाद हमें वहां पर न्यूक्लियर स्ट्राइक का काउंटडाउन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कमांडर लाओली के फादर भी मौजूद थे। अब जैसे ही कमांडर लाओली और उनके साथ मौजूद बाकी सभी लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में पहुंच जाते हैं तो उसी के साथ वहां पर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिटी में अभी भी कुछ लोग बाकी थे जो कि अंडरग्राउंड शेल्टर में नहीं जा पाए, क्योंकि अंडरग्राउंड शेल्टर पूरी तरह से फुल हो गया था। अब हम देखते हैं कि उस सिटी पर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद लोग, पूरा शहर और उन्हीं के साथ साथ सारे मॉन्स्टर्स भी मारे जाते हैं। और इस न्यूक्लियर बॉम्ब की डिस्ट्रक्शन तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये न्यूक्लियर स्ट्राइक कितनी ज्यादा पावरफुल थी। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम कमांडर लाओली को देखते हैं, जो कि अभी भी लिफ्ट के अंदर थे और ये लिफ्ट अभी भी अंडरग्राउंड शेल्टर्स में जा रही थी। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या कमांडर लाओली अंडरग्राउंड शेल्टर में जा पाते हैं या नहीं, और इसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि कमांडर लाओली अकेले इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे पहुंचे, यानी कि वो कमांडर कैसे बने।